लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखे थे, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में कंप्लीट स्टडी किए थे। प्रोकैरियोट्स के अंदर कैसे ट्रांसक्रिप्शन होता है, यूकैरियोट्स के अंदर कैसे ट्रांसक्रिप्शन होता है, ये हम लोग अच्छे तरीके से देख लिए थे। आज जो है उसी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में हम लोगों ने क्या देखा था उसका एक डिफरेंस आज हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो प्रोकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है कहाँ पे होता है बताइए, साइटोप्लाज्म, और यूकैरियोट्स में कहाँ होता है, न्यूक्लियस। इसके बाद जो है इसमें हम लोग ये देखे थे कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है आरएनए पॉलीमरेज एक ही टाइप का होता है और वही तीनों टाइप के आरएनए का निर्माण करवाता है। और यस या नो? इसमें क्या होता है कि इसमें 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं और अलग अलग टाइप के आरएनए का निर्माण करवाते हैं। उसी तरह से इसमें हम लोग देखे थे कि नो स्प्लिसिंग नहीं इसमें देखने के लिए मिलता है, लेकिन स्प्लिसिंग इसमें देखने के लिए मिलता है। और किसका, जो इंट्रॉन पार्ट था उसका। याद आ रहा है कोच? चलिए फिर इसके बाद देखें कि ये इंपॉर्टेंट बात है, ये जो चौथा बात है बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट, इसको ध्यान में रखना है। चूंकि ये हम लोग जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स के अंदर चूंकि उसका जो भी जेनेटिक मटेरियल है साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, और साइटोप्लाज्म के होने के वजह से वो क्या करता है कि उसमें जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन अलग अलग नहीं होता है, वहां पे साथ ही में स्टार्ट हो जाता है। यानी कि अगर हम बात करें कि यहां से अगर ये डीएनए है, ये डीएनए है और यहाँ पे ये आरएनए बन रहा है, आरएनए बन रहा है, तो क्या होता है कि उसका आरएनए बन रहा है और उसमें प्रोटीन जो ये जो है हमारा ये सब यूनिट आकर के क्या करते हैं, यहां से प्रोटीन का निर्माण चालू करवा देते हैं। यानी कि आगे हम लोग देखेंगे जो आरएनए जो आरआरएनए होते हैं वो क्या करता है, वो यहाँ पे अटैच होकर के और इधर से अभी देखिए एमआरएनए कंप्लीट भी नहीं हुआ है कि इधर से प्रोटीन बनना चालू हो जाता है। कहां पे ये पॉसिबल है, साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। लेकिन हमारे अंदर क्या होता है, यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन ऑकर इन न्यूक्लियस में ऑकर होता है, और हम ये जानते हैं कि ट्रांसलेशन कहां पे होता है, साइटोप्लाज्म, क्योंकि उसमें क्या था, आरईआर था, तो आरईआर के पास ये ट्रांसक्रिप्शन देखने के लिए मिलता है, इसीलिए वहां पे एक साथ होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर ऐसा देखने के लिए मिलता है। अब देखिए यहाँ पे 2-3 लाइनें दी हुई है, जो एनसीईआरटी का लाइन है, इसको जनरली लोग अवॉइड कर देते हैं, इसको लोग जल्दी पढ़ते नहीं है, लेकिन आप इस लाइन का मतलब समझिए क्योंकि ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे 1-2 बार पढ़िएगा तो समझ में नहीं आता है, लेकिन इसका बेसिक मतलब आप समझ जाइए कि ये ट्रांसक्रिप्शन के बारे में ही तारीफ किया हुआ है। ट्रांसक्रिप्शन के बारे में क्या तारीफ किया है भाई, ये कहता है कि द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट रिप्रेजेंट प्रोबेबली एन एंशिएंट फीचर ऑफ जीनोम। ये बोलता है कि जो ये स्प्लिट होने का टेंडेंसी था, यानी कि यूकैरियोट्स के अंदर जो हम लोग देखे, अरे स्प्लिसिंग का जो देखे ना कि कैसे वो स्प्लिसिंग करता है, इंट्रॉन को हटा देता है, तो ये बताता है कि ये आज का नहीं है, ये एंशिएंट फीचर ऑफ जीनोम है। यानी कि ये पहले भी देखा जाता था, कुछ आरएनए मतलब जो पहले पाए जाते थे प्रोकैरियोट्स ना, तो उनमें भी देखा जाता है। तो इसका एनसीईआरटी का कहने का मतलब है कि स्प्लिसिंग आज का नहीं है, पहले ये उसमें पाया जाता था प्रोकैरियोट में, बाद में उसमें हटा और तब जाके यूकैरियोट्स में आया। लेकिन आया यूकैरियोट में जरूर है, लेकिन ये पहले भी पाया जाता था, इसका कहने का मतलब है। दूसरा, द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन का पाया जाना ही रिमिनिशेंट ऑफ एंटिक्विटी। एंटिक्विटी मतलब क्या होता है कि ये जो है पुराने जमाने का, यानी कि पहले से, यानी कि ये माना जाता था कि पहले जमाने में इंट्रॉन जो है ना वर्क करते थे। पहले जमाने में जैसे आज हमारे बॉडी के अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन है, जैसे बहुत सारे वेस्टिजियल ऑर्गन है जो पहले काम करते थे अब नहीं करते हैं, लेकिन उसी तरह से ये पहले माना जाता था कि ये पहले जमाने का है, पुराने जमाने का है, और पुराने जमाने में ये काम करते होंगे, लेकिन अभी के जमाने में नहीं इसका यूज है, इसलिए ये क्या है कि अभी कुछ भी कर नहीं रहा है, लेकिन ये पहले जमाने से ये इंट्रॉन भी वहां पे एक्टिव हुआ करता होगा। और तीसरा लाइन बोलता है कि द प्रोसेस ऑफ स्प्लिसिंग का जो प्रोसेस है वो बतलाता है, रिप्रेजेंट करता है डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ड। यानी कि सोचिए कितना इंपॉर्टेंट बात कह दिया, क्या कहा कि डीएनए का कोई पावर नहीं है ये प्रोटीन का बनाना, ये आगे इंफॉर्मेशन को ले जाना। सोचिए डीएनए क्या किया, डायरेक्ट आरएनए को बना दिया, इंट्रॉन एक्सॉन दोनों को बना दिया, लेकिन ये आरएनए के अंदर पावर है कि वो अगर चाहे तो इंट्रॉन को रखता, वो अगर चाहे तो इंट्रॉन को हटा देता। तो देखिए स्प्लिसिंग जो करवाया कौन करवाया था, आरएनए ही ने करवाया था कि ये भाई बेकार चीज है हम इसको हटा देंगे। तो ये बतलाता है कि डीएनए क्या कर रहा है कि खाली कॉपी करके छोड़ देता है या बनवा के छोड़ दिया, लेकिन आरएनए डिसाइड करता है कि आगे हमरा करना क्या है। इसीलिए आरएनए वर्ल्ड क्या है, डोमिनेंसी दिखाता है। तो ये एनसीईआरटी का तीनों लाइन इंपॉर्टेंट है, जनरली लोग इसको अवॉइड कर देते हैं, लेकिन आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि द सीक्वेंस ऑफ एंटीसेंस स्टैंड, ये वाला एंटीसेंस स्टैंड दिया हुआ है, तो आपको ये बताना है कि कोडिंग स्टैंड क्या होगा इसका, टेम्पलेट स्टैंड क्या होगा, और एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन स्टैंड क्या होगा, कोई बता सकता है? अरे एंटीसेंस स्टैंड है, तो एंटीसेंस स्टैंड किसको बोलते हैं, टेम्पलेट स्टैंड को। तो यहाँ कैसे लिखेंगे बताओ, यहाँ पे कम से कम डायरेक्ट तो लिख सकते हैं ना, कैसे लिख सकते हैं बताओ? एंटीसेंस स्टैंड को और टेम्पलेट स्टैंड को कैसे लिखते हैं हम लोग?
3' से 5'। तो यहाँ देखो क्या दिया है, 5' से 3'। कुछ स्टूडेंट लोग क्या करेगा ना, डायरेक्ट इसको उतार देगा यहाँ पे, ये नहीं देखेगा कि यहाँ 5' दिया हुआ। तो अब इसको अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सी सी जी जी सी जी टी ए टी टी ए और यहाँ 5'। अब देखो ई आ गया तुम्हारे पास, तो अभी बताओ कि इसका इससे ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हो ना। अरे ये तो टेम्पलेट स्टैंड हो गया ना। अब इससे ट्रांसक्रिप्शन करोगे तो सी के सामने क्या आएगा, जी। सी के सामने क्या आएगा, जी। अरे सी के सामने क्या आएगा, जी। और जी के सामने क्या आएगा, सी। फिर जी के सामने सी, सी के सामने जी, जी के सामने सी, और टी के सामने ए, और ए के सामने टी आना चाहिए था, लेकिन ये एमआरएनए है ना, तो क्या आएगा, यूरे आएगा, यूरेसिल आएगा। और फिर टी के सामने क्या आना चाहिए था, यू। और फिर ए के सामने, ए के सामने, अरे यार सब गड़बड़ा दिए। ए के सामने यू आया, और टी के सामने क्या आएगा, एन आएगा, और टी के सामने ए, फिर ए के सामने क्या आएगा, यू, ए के सामने यू। तो ये हुआ हमारा इसका। अब कोडिंग स्टैंड क्या होगा बताओ, कोडिंग स्टैंड देख के बता सकते हो, कोडिंग स्टैंड देख के इसका क्या होगा, 5 से 3। यार 3 से 5 है तो 5 से 3 में क्या होगा, यहाँ 5 से 3 बनेगा। अरे बनेगा, तो इसमें क्या बनेगा, सी के जगह क्या हो जाएगा, जी जी सी सी, और फिर सी की जगह जी, और जी की जगह सी, और टी की जगह क्या हो जाएगा, ए, और ए की जगह टी, और टी की जगह क्या हो जाएगा, ए और टी टी। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये तो कोडिंग स्टैंड है ना, इसको देख करके बनाता है ये, लेकिन इसमें और इसमें फर्क क्या रहता है, खाली थाइमीन की जगह क्या आ जाएगा, यूरेसिल आ जाता है। अरे यस या नो, क्वेश्चन एक बार जाके अच्छे से देखिएगा, और जिसको नहीं समझ में आएगा वीडियो को बार बार पीछे ले जाकर के देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। ठीक है, अब चलिए आते हैं अगले टॉपिक, जेनेटिक कोड के बारे में। अब जेनेटिक कोड क्या है इसको समझो। इसके लिए एक लाइन पहले कहता है कि अभी तक आप क्या देखे कि डीएनए से डीएनए बनते देखे, तो डीएनए क्या था, दो स्टैंड था डीएनए के पास, तो चलिए एक एक स्टैंड का कॉपी हो गया। और डीएनए से जब आरएनए बनते हुए देखे तो क्या देखे आप कि डीएनए के पास स्टैंड था, और उसी से एक स्टैंड को देख के कॉपी हो गया। लेकिन अब देखिए आरएनए से जब प्रोटीन बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, तो प्रोटीन एक अलग कहानी है, वो एमिनो एसिड को मिलकर के बनाता है, और आरएनए क्या है, जेनेटिक कोड है। तो एक के पास जेनेटिक कोड है, एक के पास एमिनो एसिड है, इसका कोई एक दूसरे से लेना देना ही नहीं है, एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री नहीं है। अरे यस या नो, तो क्या करना होगा भाई, कंप्लीमेंट्री नहीं है तो कैसे करें, क्या करें वहां पे, तो उसी के लिए क्या बनाया गया है कि भाई जो आरएनए के ऊपर जो कोड है, यानी कि जो उस पर इंफॉर्मेशन है, उसको किसी भी तरह से समझ ले, अगर कोड को हम लोग समझ ले और उसको ट्रांसक्रिप्शन करवा दें, उसको अगर पढ़ ले अच्छे से, और तब हम लोग एमिनो एसिड को बला बला करके उसी कोड के हिसाब से जोड़ते चले जाएं, तो फिर क्या होगा हम लोगों का कि एक तरह का प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रोटीन बनाने के लिए, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसलेशन कराने के लिए कोई देख के नहीं कराना है, इसीलिए पहले आपको बीच में क्या आता है, जेनेटिक कोड आता है। तो जेनेटिक कोड को अच्छे से समझना पड़ेगा, तब जाकर के आप क्या करने पाइएगा, अच्छे से इसको समझ पाइएगा। अब इसको खोल दे रहा है थोड़ा। चलिए, तो जेनेटिक कोड क्या है, अब इसको हम लोग पूरा डिटेल से समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्यों समझना जरूरी है, क्लियर हुआ, क्योंकि प्रोटीन बनाना है, और ये आरएनए के ऊपर क्या है, कोड है, और जेनेटिक इंफॉर्मेशन, तो कोड को पढ़ने आना चाहिए। और वो किसके लिए कोड करता है, किस एमिनो एसिड के लिए, तब ना एमिनो एसिड को बला बला करके जोड़ते चले जाएंगे, और तब जाके प्रोटीन का निर्माण होगा। तो उसके लिए हम लोगों को क्या समझना है, जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड क्या है भाई, इसका डेफिनेशन बोलता है, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस या न्यूक्लियोटाइड ऑन एमआरएनए व्हिच हैव कोडेड इंफॉर्मेशन फॉर एमिनो एसिड सिंथेसिस। यानी कि ये कुछ और नहीं, एक सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस होता है जेनेटिक कोड, जो कहां पे मौजूद है, एमआरएनए के ऊपर मौजूद है, और वो क्या करेगा, आगे कोड करेगा किसके, एमिनो एसिड के सिंथेसिस करवाने में, यानी कि प्रोटीन को बनवाने में। तो अब आता है कि कोडोन एक टर्म आता है उसमें, जेनेटिक कोड के बाद क्या आता है कि कोडोन। कोडोन क्या है, तो सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस ये भी होता है जो कोड करता है स्पेसिफिक एमिनो एसिड के लिए, जो स्पेसिफिक एमिनो एसिड के लिए क्या करेगा, कोड करेगा, उसको क्या बोलेंगे, कोडोन। और कोडोन जो होता है ट्रिपलेट होता है, कैसा होता है, ट्रिपलेट, यानी कि 3 फॉर्म में होगा। कोडोन कैसा होता है, 3 फॉर्म। हमारे पास नाइट्रोजनस बेस कितने हैं, 4 ही ना है, कौन कौन, एडेनिन, जैसे ऐसे ही याद रखना, यूसीएजी, ये वाला को सीक्वेंस है, याद रखना, यूसी, यू मतलब तुम होता है ना, यूसी, और एजी, एजी किसको बोला जाता है पता है ना, एजी, यूसी, समझ रहा ना। तो यूसीएजी ध्यान रखिएगा। तो उसमें क्या होता है कि ट्रिपलेट कोडोन जो होते हैं 3-3 मिल करके, इनका कहना है कि कोडोन जो होते हैं वो ट्रिपलेट होते हैं, ट्रिपलेट इन नेचर होते हैं। ये कौन बात बताया था, जॉर्ज गमाउ साहब बताए थे, और जॉर्ज गमाउ साहब ही ये बोले थे कि जेनेटिक कोड टर्म दिए थे।
जब ये कोडोन को देखे और उसके बाद वो जेनेटिक कोड को माने जेनेटिक कोड एक टर्म दिए थे, ठीक है ना। तो इनका ये है। अब गमाऊ का हाइपोथेसिस को देखते हैं और उन्होंने कैसे ये बोला कि जो जेनेटिक कोड होता है वो 3-3 के फॉर्म में होता है। तो उन्होंने पहला नंबर एक नाइट्रोजनस बेस लिया, क्योंकि ये पहले से ही मालूम है कि हमारे बॉडी के अंदर कितने एमिनो एसिड का सिंथेसिस होता है, 20 एमिनो एसिड का, यानी कि 20 एमिनो एसिड रहता है और कितनों टाइप के प्रोटीन बना सकता है। 10 तो हम लोग बॉडी के अंदर ही होता है और 10 हम लोग बाहर से लेते हैं। तो अब उसको 20 को एमिनो एसिड को बनाना है, तो 20 एमिनो एसिड को कोड करने के लिए कोडोन चाहिए ना, तभी ना जा करके रीड कर करके एमिनो एसिड का सिंथेसिस होगा। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया कि पहले एक नाइट्रोजन सोचा, पहले इन्होंने क्यों बोला कि 3 कोडोन होते हैं, उसको समझाने के लिए पहले एक नाइट्रोजनस बेस लिया, और एक नाइट्रोजनस बेस यानी कि ए लिया होगा या सी लिया होगा या टी लिया होगा या जी लिया होगा, कुछ भी ले लिया होगा। तो अगर एक लेंगे तो एक से कितने टाइप के कोड पॉसिबल है, एक एक करके 4 पॉसिबल है, ए होगा, जी होगा, सी होगा और टी होगा, इस तरह से। तो ई कितना एमिनो एसिड को कोड करेगा, अगर एक को कोड भी करेगा तो 4 के लिए कोड करेगा। तो ई तो रिजेक्टेड है, क्योंकि 20 गो हमको पुराना है, एमिनो एसिड 20 गो है हमारा। तो इन्होंने क्या किया कि डबल कोडोन लिए, यानी कि 2 लिए, जैसे ए जी, सी जी, जी जी, ऐसे करके पूरा चारों को दो का कॉम्बिनेशन में बनाया। तो बनाएगा तो कितने कोडोन बनेंगे, 16, और 16 कोड करेंगे तो 16 एमिनो एसिड बनेगा। अरे यस या नो। तो ई भी रिजेक्टेड हो गया। तब उन्होंने क्या किया, ट्रिपलेट यानी कि 3 नाइट्रोजनस बेस लिया, यू यू यू, जी जी जी, सी 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 करके, माने इस तरह से, या यू जी सी ऐसे करके। तब उन्होंने देखा कि अगर 3 लेंगे तो 4 into 4 into 4 करेंगे तो 64 कोडोन बनेगा, और जब 64 कोडोन बनेगा तो 64 कोडोन मिल करके आराम से 20 एमिनो एसिड के लिए कोड कर सकते हैं। तो फिर उस समय उनको बहुत सारा चीजों का मतलब सामना करना पड़ा कि कैसे यहाँ 20 को है और आप कह रहे हैं कि 64 कोडोन है, तो ये कैसे पॉसिबल है, ये है वो है, पूरा उनके सामने आया। लेकिन बोले कि देखो भाई यही है पॉसिबल, ठीक ना, आपको मानना है तो ठीक और नहीं मानना है तो भी ठीक। उस समय वो उतना बढ़िया से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और इनके अब इनको सपोर्ट में 3 साइंटिस्ट आए जो एक्सपेरिमेंटल प्रूव किए कि नहीं, ट्रिपलेट ही कोडोन होते हैं, यानी कि 3-3 का ही कोडोन होते हैं। उनमें हमारे इंडिया के साइंटिस्ट हरगोविंद सिंह खुराना का बहुत बड़ा नाम इसमें जुड़ता है। अभी वो अमेरिका में रह रहे हैं, वहीं का सिटीजनशिप मिल गया है, और वो भी एलियन मतलब बाहर से आया हुआ, मतलब वो वाला एलियन नहीं है, मैंने अमेरिका देता है कि एलियन वाला आती वहां पे, मतलब क्या उसको बोलते हैं रहने के लिए, अरे नागरिकता जिसको कहते हैं कि नागरिकता है, तो वो नागरिकता वो दिया हुआ है कि इनका योगदान। क्या इन्होंने योगदान दिया, इन्होंने क्या किया ना कि इन्होंने बोला कि ठीक है 3-3 का होता है तो भाई 3-3 को रखेंगे तो एक कोई ना कोई एमिनो एसिड बनाएगा। तो उन्होंने आर्टिफिशियली क्या किया, लैब के अंदर वो बिना, ये तो सेल में ना ये होता है टोटल, ये कहां पे हो रहा है, न्यूक्लियस के बाहर सेल में प्रोटीन बनेगा। तो उन्होंने सेल फ्री सिस्टम लिया और सेल के बाहर उन्होंने क्या किया, 3-3 होमोपोलीमर और कोपोलीमर का निर्माण कर दिया। होमोपोलीमर में जब यू 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 मैंने 3-3 को रखा तो उसमें देखा कि कितनों बार रख रहे हैं ना, तो फेनाइलएलेनिन के लिए कोड कर रहा है, वैसे सीसी को कितनों बार रखेंगे तो प्रोलीन के लिए कोड कर रहा है, ए को करेंगे तो लाइसिन के लिए कर रहा है, और जीजी को करेंगे तो ग्लाइसिन के लिए। और इन लोगों को जब मिक्स भी करेंगे ना तो एक अलग टाइप के एमिनो एसिड बनेगा। तो ये बोले कि देखिए 3-3 को ही जैसी कोड कर रहे हैं तो प्रोटीन का निर्माण हमारा हो रहा है। और उस तरह से कोपोलीमर में फिर इन्होंने क्या किया कि उसको अल्टर कर दिया, यानी कि यूजीसी और जी यू माने यूजी यू सॉरी, हाँ इस तरह से इन्होंने लिया। तो यूजीसी जी यू जी इस तरह से अल्टर करके लिया। तो जब अल्टर करके लिया देखा तो यूजीसी किसके लिए कोड करता था, सिस्टीन प्रोटीन के लिए, और जीयूजी किसके लिए करता था, वैलिन के लिए। तो इस तरह से इन्होंने ये बताया कि देखिए 3-3 ही कोडोन जो है ना वो क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं, यानी कि कोड करते हैं। और इनको हेल्प कौन किया, ये आते बनाने में, ये आरएनए बनाने मतलब ये कोड बनाने में कौन मदद किया था, मार्शन निरनबर्ग। इन्होंने क्या किया था, सेल फ्री सिस्टम इनको प्रोवाइड किया ताकि आप प्रोटीन सिंथेसिस करवा लीजिए। तो ये सिस्टम इनका था। और केमिकल आरएनए पॉलीमरेज वहां पे क्या करवाता था, एमआरएनए बनवाता था। तो वो तो सेल के अंदर न था, लेकिन सेल के बाहर वैसा ही एक एंजाइम का निर्माण किए, और उनका नाम था सेब्रो ओचाओ या ओक्वा इनको बोला जाता है, सेब्रो ओक्वा भी कहा जाता है। इन्होंने क्या किया कि ओक्वा एंजाइम को किनको दिया, इनको दिया हरगोविंद सिंह खुराना को, कि ये लीजिए ओक्वा एंजाइम, या इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज कहा जाता है, जो आर्टिफिशियल मीडियम में आरएनए बनाने का काम करता है। तो इस तरह से ये देखिए बना करके निर्माण किए। तो तीनों साइंटिस्ट को फिर बाद में चल के नोबेल पुरस्कार मिला था 1968 के 58 में लगभग। तो इस तरह से ये मिला हुआ था, ठीक है। इसके बाद अब आते हैं, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया कि कोडोन जो होता है एमआरएनए के ऊपर 3-3 के फॉर्म में होगा, और ये बात गमाऊ साहब बता दिया और इनके साथ इन लोग भी प्रूव करके दिखा दिया। अब बात आता है कि जो जेनेटिक कोड होता है उसका कुछ खास प्रॉपर्टी होता है, उसको हम लोगों को ध्यान में रखना है, और ये 12 के लिए भी इंपॉर्टेंट है और हमारे नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉपर्टी में सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या होता है,
ट्रिपलेट इन नेचर, यानी कि जितने भी जेनेटिक कोड होंगे वो 3 नाइट्रोजनस बेस के होंगे। ये तो गमाऊ साहब बता ही दिए थे, यानी कि 3-3 होगा। तो ये जैसे यू है वो किसके लिए कोड करता है? फेनाइल एलेनिन के लिए। और क्या जेनेटिक प्रॉपर्टी होगा? यूनिफॉर्म होंगे। यूनिफॉर्म कहने का मतलब है कि चाहे बैक्टीरिया हो चाहे ह्यूमन हो, यू अगर बैक्टीरिया के अंदर है तब पर भी और ह्यूमन के अंदर है तब पर भी क्या चीज करेगा? फेनाइल एलेनिन के लिए ही कोड करेगा। यानी कि दुनिया में कोई कहीं पर भी रहे, वो अगर कोड एक साथ आएगा तो वो आराम से उसी के लिए कोड करेगा। ठीक है, इसका एक्सेप्शन है कुछ, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और प्रोकैरियोट्स के अंदर ऐसा नहीं होता है, बताएंगे आगे चल के। और क्या जेनेटिक प्रॉपर्टी है? कोमालेस होना चाहिए। जो ये जेनेटिक कोड कैसा होना चाहिए? कोमालेस होना चाहिए, यानी कि ऐसे लिखा हुआ होना चाहिए, ना कि ऐसे। इस तरह से लिखोगे कोमा दे देकर 3-3 को तो हो जाएगा गलती। फिर क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक और एम्बिगुअस। ये एनसीईआरटी से नया वाला में हटा दिया है, नया वाला एनसीईआरटी में ये वाला पॉइंट हटा दिया है। लेकिन समझना है कि एक कोडोन कोड फॉर अ स्पेसिफिक एमिनो एसिड, जो एक कोडोन है वो कोड करता है किसका? स्पेसिफिक एमिनो एसिड के लिए। यानी कि एक यू है तो किसके लिए कोड करेगा? फेनाइल एलेनिन के लिए तो कोड कर ही रहा है और स्पेसिफिक है वो, समझे। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है कि एक है लेकिन वो अलग अलग के लिए भी कोड करते हैं, जैसे GUG। अब इसमें क्या है कि ये जनरली वैलिन बनाता है। अरे वो सिकल सेल एनीमिया में पढ़े थे, ये वैलिन बनाता है। लेकिन अगर एमआरएनए के शुरुआती पोजीशन पर अगर GUG आ गया तो वहां पे क्या करेगा? ये इनिशिएशन कोडोन की तरह या इनिशिएशन पॉइंट की तरह काम करेगा। यानी कि चालू प्रोटीन सिंथेसिस में सबसे पहले जो होता है वो इनिशिएशन कोडोन होता है, उसमें ये इनिशिएशन कोडोन के लिए काम करेगा। और उस समय वैलिन न बना करके क्या बनाएगा स्टूडेंट? मिथियोनिन बनाएगा। ठीक है ना, क्योंकि मिथियोनिन जितना भी प्रोटीन है उसका सबके आगे मिथियोनिन होता ही होता है। तो ये स्पेसिफिसिटी है। अब नॉन ओवरलैपिंग भी होना चाहिए। नॉन ओवरलैपिंग मतलब क्या? AGC CCC। अब ये नहीं कि AGC है और फिर GCC, ऐसे ओवरलैप नहीं होगा, फिर CCC ऐसे ओवरलैप नहीं होगा। यानी कि जब भी लिखाता है तो कैसे लिखाता है? इस तरह से सेपरेट। आप ऐसे नहीं कह सकते हैं, आप ऐसे नहीं कह सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए नॉन ओवरलैपिंग डुअल नेचर का होना चाहिए। ये कैसा है? कभी कभी जो है डुअल नेचर भी जेनेटिक कोड शो करता है। जैसे AUG जो है वो जनरली मिथियोनिन को कोड करता है, लेकिन जब और मिथियोनिन के लिए भी कोड किया, यानी कि प्रोटीन भी बना रहा है, और साथ साथ AUG भी क्या है? इनिशिएशन कोडोन की तरह भी काम करता है। यानी कि सबसे पहले जितना भी एमआरएनए बनेगा उसमें सबसे पहले कौन आता है? AUG। समझ रहा है ना? तो ये मिथियोनिन भी बना रहा है, इनिशिएशन कोडोन की तरह भी काम कर रहा था, डुअल नेचर हुआ। इसके साथ डीजेनरेसी, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डीजेनरेसी क्या है? कहता है कि एक एमिनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन। यानी कि एक एमिनो एसिड है वो कभी कभी ऐसा देखने के लिए मिलता है कि एक से ज्यादा कोडोन कोड करता है उसके लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग पढ़ा भी रहे हैं, अपना मेडिकल में अपना जो भी है अपना इलाज भी करते हैं। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे जो है तो आदमी सेम है, लेकिन दो नामों से लोग दो जगह जानते हैं। ठीक ना, एक बायोलॉजी के टीचर और दूसरा डॉक्टर साहब कहता है, समझ में आ रहा है ना? तो उसी तरह से यहाँ पे देख लो, कभी कभी होता है तो उसमें यहाँ पे देखा है कि 18 टाइप के ऐसे एमिनो एसिड है जिसके लिए एक से ज्यादा कोडोन है। यानी कि 3 ऐसे एमिनो एसिड है जिसके लिए 6 कोडोन है। यानी कि एक एमिनो एसिड बनाने के लिए 6 कोडोन। उसी तरह से 5 ऐसे एमिनो एसिड है जिसके लिए 4 कोडोन है। एक ऐसा एमिनो एसिड है जिसके लिए 3 कोडोन है, और 9 ऐसे एमिनो एसिड है जिसके लिए कितने कोडोन है? 2 कोडोन है। तो आप देखो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 3 है तो 3 गुने 6 तो 18 हो जाएगा। यहाँ पे 5 गुने 4 तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अरे होगा ना, 5 गुने 4 तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3, तो जोड़ते चले जाओ। और यहाँ पे 2 है तो 9 दूना के 18, तो जोड़ो कितना हो जाएगा? 36 और 20, 36 और 20 कितना हो गया? 56। और 3 कितना हो गया? 59। यानी कि 59 कोडोन जो है वो 18 एमिनो एसिड के लिए कोड करता है। और टोटल कितना कोड करता है? अब 2 बच गया। कितना बच गया? 2। 18 में से 2, तो 2 कौन कौन है? मिथियोनिन जो है वो एक ऐसा जो AUG है, वो मिथियोनिन एक ऐसा एमिनो एसिड है जिसके लिए AUG सिर्फ कोड करता है, और ट्रिप्टोफान जो है उसके लिए UGG कोड करता है। तो इस तरह से 20 हो गए। और अगर कोडोन का बात करें तो कितना हो गया? 59, 60, 61। यानी कि टोटल 61 कोडोन जो है वही कोड करता है किसके लिए? एमिनो एसिड बनाने के लिए। तो बाकी बचा 3, यानी कि टोटल तो 64 ना होगा। तो 3 क्या है भाई? तो 3 है स्टॉप कोडोन, टर्मिनेटर कोडोन या नॉनसेस कोडोन उसको बोलते हैं। यानी कि वो 3 नंबर में होता है। कौन कौन होता है? इसका याद करने का एक तरीका है, AG आजा, AG आजा, और यू लगा दो बाहर में, AG आजा, समझ रहे ना? यू लगा दो। तो इस तरह से ये जो है ये अलग अलग साइंटिस्टों लोगों ने इसका अलग अलग नाम दिया था। लेकिन ये सब क्या है कि जैसे ही आएगा तो इसका मतलब प्रोटीन सिंथेसिस क्या हो जाएंगे? बंद।
तो इसको स्टॉप कोडन बोलते हैं और नाम का है एजी आजा, यानी कि जब आ जाते हैं वो तो सब चीज बंद हो जाता है, कोई भी काम हम कर नहीं पाते हैं जब वो आ जाते हैं सामने। समझ में आ रहा है ना? तो जब आएंगे तो प्रोटीन सिंथेसिस बंद। यस या नो? और इसी तरह से इनिशिएशन कोडन कौन, ये तो स्टॉप कोडन है। क्वेश्चन पूछेगा कि शुरुआत करने वाला कोडन कौन है, तो एयूजी। और कभी कभी कौन काम करता है, जीयूजी। समझे? कभी कभी, लेकिन ज्यादातर एयूजी। दोनों में से अगर ऑप्शन सही ज्यादा करेक्ट मारने के लिए आएगा तो कौन मारेगा, एयूजी। तो इस और ये वाला ध्यान रखना कि ओनली एक्सेप्ट कोडन कोड फॉर 20 अमीनो एसिड, और उस सब को क्या बोलते हैं, सेंस कोडन, और बाकी को क्या बोलते हैं, नॉनसेंस कोडन। अरे यस या नो? और नॉनसेंस कोडन जब आ जाते हैं तो सब चीज बंद हो जाता है। कोड में याद करने का तरीका एजी आजा। ठीक है? तो आज जो है स्टूडेंट हम लोगों ने पूरा ये जेनेटिक कोड के बारे में डिटेल स्टडी किया। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे, एक चार्ट बनाएंगे और उसमें 20 अमीनो एसिड के लिए कितना वो होता है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, और फिर इसके बाद ट्रांसलेशन देखेंगे। तो आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।